एडुकेट और इसी तरह रिकॉग्नाइज। एडजेक्टिव है एनालिटिकल, एडुकेटिव और रिकॉग्नाइजेबल। ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन को देखते हैं। सबसे पहले नाउन किसी भी नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। कोई भी नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। कंक्रीट वो नाउन है ऐसी चीज़ें जो जगह घेरती हों, वज़न रखती हों और जिनकी फ़िज़िकल कोई हालत हो, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, सिटी, फ्लावर एंड काबा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन हैं जो ख्याली हैं, जो तसव्वुरात हैं, जो जज्बात हैं, जिनको देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल फेथ, होप, ड्रीम और इसी तरह करेज। काउंटेबल वो नाउन हैं जिनकी जो प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं और जिनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन हैं जिनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है। रहीम। इसी तरह हम ग्रामर के पोर्शन को देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन है। नाउन किसी भी ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है जो किसी चीज़ के नाम को जाहिर करे। अब वो किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो या इवन कि किसी ख्याल का नाम हो। हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं, जितनी तसव्वुरात हैं, उन सबको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं और इसी नाम को नाउन कहते हैं। नाउन को मुख्तलिफ उसकी अक़साम होती हैं। हम आज उसके 4 अक़साम का जिक्र करेंगे। सबसे पहले है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन वो नाउन हैं जो फ़िज़िकल स्टेट रखते हैं, जिनकी कोई जिस्मानी हालत हो, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या उनको स्मेल कर सकते हैं। और इसी तरह उसके उलट में बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऐसी चीज़ें जो ख़यालात की दुनिया तक महदूद हैं, जो जज्बात हैं, ख़यालात हैं, उनका कोई फ़िज़िकल स्टेट नहीं होता, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसी तरह काउंटेबल नाउन है वो नाउन जिनका सिंगुलर फॉर्म भी होता है, प्लूरल फॉर्म भी होता है और जिनको हम काउंट कर सकते हैं। उसी के बिल्कुल उलट है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते और उनका एक ही सिंगुलर फॉर्म होता है, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जिस तरह के पानी, सैंड, एयर या फाइटिंग। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, खसूसी तौर पर इनकी अददी फॉर्म नहीं होते। हम इनको 1, 2 या 3 में नहीं गिन सकते क्योंकि ये काउंट नहीं हो सकते। इसी तरह एक्सरसाइज ए है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेस। पैराग्राफ 1 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम dreamed performing the Umrah in the Holy Kaaba to consider his dream as a sign of revelation from Allah. He accompanied himself with 1400 Muslims wearing ihram clothes and decided to visit Kaaba. As per ancient Arab custom, everyone could visit the Kaaba unarmed and fighting of any kind was prohibited during the 4 sacred months of the year, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram and Rajab. Therefore, Muslims embarked on their journey in the expectation that the Quraysh would respect their customs and recognize their peaceful intentions to make the Hajj. But Quraysh proved Muslims wrong. Detailed identification of nouns. इसमें जो काउंटेबल नाउन है इस पैराग्राफ में वो है मुस्लिम्स, मंथ्स, कस्टम्स, जर्नी और इसी तरह क्लोथ्स। एक्सप्लेनेशन है ये काउंटेबल नाउन क्यों हैं। दीज आर थिंग्स यू कैन काउंट, फॉर एग्जांपल 14 मुस्लिम्स 4 मंथ्स। और इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, फाइटिंग है, रिविलेशन है, एक्सपेक्टेशन है और पीसफुल है। ये ख़यालात हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, ये जज्बात और ख़यालात में आते हैं, ये वो नाउन है। कंक्रीट नाउन उम्रा, काबा, मक्का, क्लोथ्स, इनको हम गिन सकते हैं, इनको हम देख भी सकते हैं, इसलिए इनकी फ़िज़िकल स्टेट होते हैं। और इसी तरह ये कंक्रीट नाउन है, फ़िज़िकल हैं, टेंजिबल थिंग्स हैं दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। इनको हम अपने जो हमारे 5 सेंसेस हैं किसी न किसी तरह 5 सेंसेस में ये अप्लाई कर जाते हैं, हम इनको देख सकते हैं 5 सेंसेस के ज़रिए, स्मेल कर सकते हैं या एटसेट्रा कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिनको कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता और ये इसी तरह हैं। मुजर्रद नाउन हैं, इस तरह ड्रीम है, साइन है, एक्सपेक्टेशन है, इंटेंशंस हैं।
ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते और जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते और जिनकी कोई फिजिकल हालत नहीं है। इन्हीं नाउन को हम आगे सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। काउंटेबल नाउन, द मुस्लिम्स गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू परफॉर्म द हज। इसी तरह ईयर हैज़ 12 मंथ्स, एंशंट अरब कस्टम्स ऑफन गाइड सोशल बिहेवियर। अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। देयर वॉज नो फाइटिंग अलाउड ड्यूरिंग द सैक्रेड मंथ्स। द रेवलेशन came to the prophet as sign from the Allah. The expectation was the peace would be maintained. Concrete nouns, the Kaaba is the holiest place in Islam. Pilgrims wear special clothes called ihram during the Umrah. Makkah is visited by millions of Muslims every year. Abstract noun की तरफ बढ़ते हैं। The prophet had a dream about performing Umrah. The treaty was sign of peace between the tribes. Their intentions were to perform Hajj peacefully. Quantifiers क्या हैं? Quantifiers are words used before nouns to indicate the amount or quantity of something. ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन से पहले लगते हैं और हमें ये बताते हैं कि उस नाउन की तादाद क्या है या उसकी मिकदार क्या है। They tell us how much, कितना, और how many, और कितनी तादाद में ऑफ अ थिंग देयर इज़, कि वो चीज़ कितनी मिकदार में या कितनी तादाद में मौजूद है। क्वांटिफायर्स हेल्प अस एक्सप्रेस क्वांटिटी विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्ट नंबर। ये हमें क्वांटिफायर्स जो हैं ये हमें क्वांटिटी तो बताते हैं, तादाद तो बताते हैं, मिकदार बताते हैं, लेकिन ये किसी ख़ास नंबर में हमें मिकदार नहीं बताते। की पॉइंट्स अबाउट क्वांटिफायर्स वो ये हैं। दे आर यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। पहली चीज़ तो ये है कि ये अनकाउंटेबल भी नाउन में यूज़ होते हैं और काउंटेबल नाउन्स के लिए भी यूज़ होते हैं। दे शो द क्वांटिटी इन जनरल वे, आइदर अ लार्ज अमाउंट, अ स्मॉल अमाउंट और अ एग्जैक्ट नंबर समटाइम्स। ये जो क्वांटिफायर्स हैं ये अमूमी तौर पर चीज़ों की मिकदार को बताते हैं। ये चीज़ों की बड़ी तादाद में बताते हैं और छोटी तादाद में भी बताते हैं, और कभी कभार ये एग्जैक्ट नंबर भी बताते हैं किसी चीज़ की तादाद में। सम क्वांटिफायर्स कैन बी यूज्ड ओनली विद काउंटेबल नाउन्स, सम ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड सम विद बोथ। जो क्वांटिफायर्स हैं ये कभी कभार काउंटेबल नाउन के लिए, कभी कभार अनकाउंटेबल नाउन के लिए और कभी कभार दोनों के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, यूज़ होते हैं। चूज़ द राइट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। Ansa is always at home. She doesn't go out much. I don't like the weather in London. There is much rain. We could not sit anywhere at the event. There were many people. I did not have too much time to finish my test. I did not have too much time to finish my test. You drank too much coffee, that's why you feel sick. अच्छा जी, ये जितने सारे हमने ये एक्सरसाइज हमने देखा है ये किसके लिए था? ये क्वांटिफायर्स के लिए था। अब यहाँ पे आप देखें मच यूज़ हुआ है, इसी तरह यहाँ पे भी मच है, यहाँ पे मैनी है, टू मच है और इसी तरह ये किस लिए यूज़ हो गए हैं? ये क्वांटिफायर हैं। हमने बताया था क्वांटिफायर वो चीज़ें हैं जो नाउन से पहले लगते हैं, जिस तरह ये रेन से पहले क्वांटिफाई मच लगा है, तो यहाँ पे जो क्वांटिफाई है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए है, और इसी तरह यहाँ पे ये मच है जो पीपल के सामने यूज़ हुआ है, पीपल नाउन। पार्ट सी में हम देखेंगे रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड राइट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड्स। ही टेंटेड, टेंटेड पास्ट टेंस है टेंट का और इसका मतलब है आर्जी तौर पर। ही टेंटेड आउटसाइड द सिटी, वो आर्जी तौर पर उन्होंने शहर के बाहर रहे। हज़रत उस्मान गनी वाज सेंट एज एन एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी ग्रुप या किसी ख़ास कंट्री के लोगों की तरफ से। द एपरेंट डिफीट of the peace of Hudaybiyah was actually declared as a victory for the Muslims and Islam. Defeat का मतलब है शिकस्त या किसी जंग में या किसी मुकाबले में शिकस्त को कहते हैं।
डेक्लेयर का मतलब है मीनिंग टू अनाउंस ऑफिशियली, सरकारी तौर पर या ऑफिशियली किसी चीज़ के ऐलान को डेक्लेयर कहते हैं। आफ्टर सीइंग रेबलियसनेस एंड ऑब्स्टिनेसी ऑफ द कुरैश ऑफ मक्का, हज़रत उस्मान गनी was sent as his ambassador to the people of मक्का। रेबलियसनेस का मतलब है कि किसी अथॉरिटी के सामने रेजिस्ट करना, किसी अथॉरिटी, किसी मुल्क, किसी फ़ौज के सामने से उसके साथ मुतसादिम होना, टकराव करना। ऑब्स्टिनेसी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टबबोर्ड, कि आप किसी के सामने अपनी ज़िद को ज़ाहिर करें, अपनी अना को ज़ाहिर करें, तो उसको ऑब्स्टिनेसी कहते हैं। द टास्क प्रूव्ड फ्रूटफुल एंड मेमोरेंडम, फ्रूटफुल का मतलब है कि समर बावर होना, किसी चीज़ के अच्छे नताइज का सामने आना, ये एडजेक्टिव है। और इसी तरह मेमोरेंडम जो है वो नाउन है। एंड ऑफिशियल नोट और रिकॉर्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स वर हाल्टेड, हाल्टेड का मतलब है रोक के रखना, ये भी वर्ब है। इनको हम दोबारा देखेंगे। एम्बेसडर नाउन है, और इसी तरह डिफीट नाउन है, डेक्लेयर वर्ब है, रेबलियसनेस नाउन है, ऑब्स्टिनेसी नाउन है, फ्रूटफुल एडजेक्टिव है, मेमोरेंडम नाउन है, और हाल्टेड वर्ब है। कलेक्टिव नाउन, underline the collective nouns in the given sentences and use them in your own sentences। कलेक्टिव नाउन को अंडरलाइन करना है और इसी तरह उनके सेंटेंस भी बनाने हैं। Any tribe or person who wishes to join Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and sign the agreement alongside him will be free to do so। ट्राइब कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये एक वर्ड है, लेकिन ये एक पूरे कबीले को बयान करता है, इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बिफोर डिसाइडिंग वी कंसल्ट अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट, फैसला करने से पहले हमें एक माहिरीन के टीम से मशवरा करना चाहिए। तो पैनल क्या हो गया? पैनल एक पूरी टीम को कहते हैं। द ऑर्केस्ट्रा प्लेड ब्यूटीफुल म्यूजिक एट द कंसर्ट हॉल, ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, तो ये पूरे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को जाहिर कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। द हाइव ऑफ बीज, मक्खियों का छत्ता, मक्खियों का छत्ता कलेक्टिव नाउन है। द गेम कीपर स्पॉटेड अ न्यू हर्ड ऑन द मूर्स, हर्ड कहते हैं झुंड को, झुंड को कहते हैं या मवेशियों के अरेवड़ को कहते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन हैं, इनके सिंगुलर फॉर्म के मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं और प्लूरल फॉर्म की मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं। ब्रदर्स का मतलब है एक वालदन के बेटे, इसी तरह ब्रेदरन का मतलब है किसी मजहबी या हम अकीदा अफराद के ग्रुप को कहते हैं। लाइट और लाइट्स, लाइट रोशनी या चिराग को कहते हैं, और इसी तरह लाइट्स लैम्प को कहते हैं। पाउडर और पाउडर्स में क्या डिफरेंस है? पाउडर कहते हैं गर्द को, और इसी तरह जो पाउडर्स है दवा डोजेज ऑफ मेडिसिन को कहते हैं, दवा के खुराक के जमा को कहते हैं। इसी तरह कलर और कलर्स, ह्यू और शेड, ये वो कलर हैं, एक कलर के मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, तो वो उससे रंग मुराद है। और यहाँ पे कलर्स है, यहाँ पे कलर्स का मतलब है द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट। तो इनके इंग्लिश में आप देखें तो इंग्लिश में इनको थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उर्दू में इनकी मीनिंग में उतनी बड़ी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगी। मैनर का मतलब तरीका है, और इसी तरह यहाँ पे मैनर्स का मतलब आदाब होता है। इसी तरह एयर और एयर्स, एयर कहते हैं एटमॉस्फेयर को, फ़ज़ा को, एयर्स कहते हैं किसी शख्स की फ़र्जी अदा को कहते हैं। गुड और गुड्स, इनमें डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको उर्दू में भी नज़र आएगा। गुड का मतलब है अच्छाई या भला या अच्छा होना, और गुड्स का मतलब है सामान या माली तिजारत, मर्चेंटाइज और कमोडिटीज़। उम्मीद दी जिसकी वजह से उनका एतमाद बढ़ा। प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, idioms and proverbs are important part of any language that enrich communication by adding color, wisdom and cultural depth। idiom क्या है? idiom एक फ्रेज़ है जो उसके लिटिल मीनिंग से उसका असली मीनिंग, जो मीनिंग वो ज़ाहिर उसके वर्ड से हो रहा है, वो मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ब्रेक द आइस, यहाँ इसका मतलब बर्फ़ तोड़ना नहीं है, यहाँ ब्रेक द आइस का मतलब है खामोशी तोड़ना, कुछ बोलना। तो इसी तरह ये अल्फाज के जो लिटरल मीनिंग हैं, इनके लिटरल मीनिंग जुदा होते हैं, लेकिन इनके असली मीनिंग इनमें जो पिन्हा होते हैं वो कुछ और होते हैं। प्रोवर्ब ज़रबुल मिसाल कहते हैं हमें, ये जनरल ट्रूथ होते हैं या पीस ऑफ एडवाइस होते हैं। ये नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन लोग इनको कॉपी करते हैं और अगली नस्ल तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, जो काम है वो अल्फाज से ज़्यादा नज़र आता है या ज़्यादा बोलता है। आइडेंटिफाई द मीनिंग्स ऑफ द प्रोवर्ब, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे लोग जो हैं वो हमेशा साथ उठते बैठते हैं। लोग कहते हैं ना कि दोस्तों की महफिल, एक जैसे लोग दोस्तियां बनाते हैं तो ये इस वजह से बनाते हैं क्योंकि उनका जहनी लेवल, उनका मेंटल लेवल एक दूसरे से मिलता जुलता है। ही हु प्लेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून, जो पैसा देता है वही हुक्म देता है, मतलब उसी का हुक्म चलेगा जिन्होंने पैसा लगाया है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसका मतलब है कि एक शख्स या कोई चीज़ जब आपकी नज़रों से ओझल हो तो फिर वो आपके जहन से भी निकल जाता है, या आपके दिल से, आपके ख़यालात से भी निकल जाता है। तो अगर आपने किसी के पास आते रहना है, उसके दिल में, उसके जहन में जगह बनाना है, तो आपने रिश्तेदारियाँ या ताल्लुक़दारियाँ नहीं तोड़नी। बैगर्स कांट बी चूज़र, मोहताज को जो मिले कबूल करना पड़ता है। जो बैगर्स है वो ये नहीं कह सकते मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे उतना चाहिए। बैगर्स होता है, उसको जो मिल जाए उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। All's the well that ends well, जो काम अच्छे से शुरू होता है उसका अख्ताम भी अच्छा होता है। Use the proverbs in the sentences. Actions speak louder than the words. He promised to help me, but he never did anything. Action speaks louder than the words. उन्होंने मदद का वादा किया लेकिन वो मदद को नहीं पहुंचा। Honesty is the best policy. Even when it's difficult, I always tell the truth because honesty is the policy. जो भी हो मैं हमेशा सच बोलता हूँ क्योंकि सच बोलना ही ईमानदारी है। नो गेन नो विदाउट पेन, कि आप मेहनत, थकन और के अलावा कुछ हासिल नहीं कर सकते। यू कांट एक्सपेक्ट टू बिकम सक्सेसफुल विदाउट हार्ड वर्क, रिमेंबर नो गेन नो पेन। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई निफ्स ईमान है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, अब देखें मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, इसका मतलब है घास खुश्क करो जब सूरज चमक रहा हो, तो इसका कोई सेंस नहीं है, कोई तुक नहीं है। द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर द फार्मिंग टुडे, लेट्स मेक हे वाइल द सन शाइन्स, आज मौसम बड़ा प्यारा है तो आज ही काम कर डालते हैं, मतलब मौके से फ़ायदा उठाते हैं। मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, मौके से फ़ायदा उठाना। नॉलेज इज़ पावर, ये आम एक प्रोवर्ब है, इडियम है, जिसको आप समझते हैं। प्रोनाउंस वो ना अज्ज़ाए कलाम है जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोनाउन को नाउन की जगह पे क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बार बार हम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। पर्सनल प्रोनाउन वो है जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो, पर्सनल हो, आई, यू, ही, शी, इट, वाज। इम्पर्सनल प्रोनाउन वो हैं जो यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, जब कोई सब्जेक्ट ख़ास ना हो, करने वाला ख़ास ना हो, किसी जुमले में सब्जेक्ट ख़ास ना हो, तो वो इम्पर्सनल है। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करें, पॉइंट आउट करें। दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, ये इशारा करने वाले होते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को। इसी तरह इनडेफिनाइट प्रोनाउन वो हैं जो किसी ख़ास चीज़ के लिए ना हो, नॉन स्पेसिफिक, आम चीज़ों के लिए जिनकी कोई वक़्त ना हो। फॉर एग्जांपल एनीवन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी ख़ास बंदे के लिए, किसी ख़ास चीज़ के लिए नहीं है। एवरीवन है, समवन है, नो वन है, नो बॉडी है, एनीथिंग है। तो ये सारे क्या हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शंस आर रिलेशनशिप, ये ऐसे रेसिप्रोकल वो प्रोनाउन होते हैं जो जुमले में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। ईच अदर, वन एंड अदर। फॉर एग्जांपल, दे हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग द टास्क, काम को करने में उन्होंने एक दूसरे की मदद की। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन हैं
जो क्लास और सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं, सेंटेंस के एक अज्जा को दूसरे अज्जे से मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल हु, होम, हुज, व्हिच, दैट। फॉर एग्जांपल द पर्सन हु कॉल्ड मी इज़ माय फ्रेंड। जिस शख्स ने मुझे बुला भेजा वो मेरा दोस्त है। अब इसने क्या किया, द पर्सन, द पर्सन, कौन सा पर्सन, हु कॉल्ड मी, वो शख्स जिसने मुझे बुलाया। अब ये जो हु है इसने किस चीज़ को, प्रोनाउन ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं ताकि बार बार हम नाउन की तकरार से बच सकें, नाउन को रिपीट ना करें। क्योंकि नाउन को जब रिपीट करेंगे तो फिर जुमले का स्ट्रक्चर है या जुमले की जो हुस्न है वो ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। सबसे पहले हम पर्सनल नाउन की डेफिनेशन को देखेंगे, उसको समझेंगे। दीज प्रोनाउन रेफर टू स्पेसिफिक पीपल आर थिंग्स। ये ख़ास चीज़ों या ख़ास लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे एट्सेट्रा। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। Impersonal pronoun used when the subject is not a specific person, often referring to general or abstract subjects. ऐसे नाउन जो किसी खास शख्स के लिए या किसी खास चीज़ के लिए ना हो। इट इज़ रेनिंग, अब बारिश हो रही है, तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई ख़ास ऑब्जेक्ट नहीं है। Demonstrative pronouns point out specific things or people. For example, this, that, these, those. ये भी प्रोनाउन में शुमार होते हैं और ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताब हैं। इनडेफिनाइट प्रोनाउन रेफर टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स आर पीपल। फॉर एग्जांपल एनी वन, एवरी वन, सम वन, नो वन, नन। ऐसे नाउन हैं जो किसी ख़ास शख्स के लिए इस्तेमाल ना हो बल्कि जनरली तमाम लोगों के लिए या तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस express mutual actions or relationship. For example, each other, one another. ऐसे प्रोनाउन जो म्यूचुअल एक्शंस के लिए, मुख्तलिफ लोग जब एक साथ काम करें या एक दूसरे के लिए काम करें तो उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू लिंक क्लाजेज और सेंटेंसेस। ये क्लाजेज या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल हु, होम, whose, which, that. The person who called me is my friend. जिस शख्स ने मुझे बुला भेजा वो मेरा दोस्त है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। who, what, which, that, etc. पोसेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो ओनरशिप के लिए इस्तेमाल होते हैं, मलकियत जाहिर करने के लिए। फॉर एग्जांपल माइन, मेरा, यूअर्स, तुम्हारा, हिज, उसका, हर, उसकी, देयर्स, उनका, आवर्स, हमारा, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। अब माइन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, मलकियत ज़ाहिर कर रहा है। किस चीज़ की मलकियत, किताब की मलकियत। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट। ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो दोबारा हमें सब्जेक्ट की तरफ लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ। इसकी एग्जाम्पल है शी डिड द वर्क हर सेल्फ, उसने काम खुद किया, उसने काम अपने आप किया, उसने अपना काम खुद मुकम्मल कर लिया। क्या है कि इसमें जो हर सेल्फ है वो दोबारा हमें शी की तरफ लेकर जा रहा है। इसी तरह इम्पैटिक प्रोनाउंस हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउन हैं, ये एम्फासिस करते हैं, जोर देते हैं नाउन या प्रोनाउन की तरफ। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूँगा। एक्सरसाइज ए, आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउंस इन द टेक्स्ट। द पर्सनल प्रोनाउन इन द टेक्स्ट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिप्लेस्ड विद द प्रॉपर नाउन्स। वेयर एग्जाम्पल, हमने काफ़ी कोशिश की कि हम कुछ प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस को देख लें, लेकिन हमें इसी सबक में कायदे आज़म बार बार मिल रहा है, तो कायदे आज़म को हम किस चीज़ से चेंज करेंगे, ही से चेंज करेंगे। कायदे आज़म वाज वन सच इंडिविजुअल हु डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल। तो क्या करेंगे, ही कायदे आज़म की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ही यूज़ करेंगे। ही डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल एबिलिटीज़। एक्सरसाइज बी, प्रोवाइड द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंसेस। कायदे आज़म वाज वन
such individual who demonstrated remarkable abilities। हमने कहा था कि रिलेटिव वो प्रोनाउन हैं जो जुमले के हिस्सों को आपस में मिलाते हैं। जुमले का पहला हिस्सा, ये जुमले का दूसरा हिस्सा, इस चीज़ को इनको किसने मिलाया? हु ने मिलाया। तो हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउंस। ये बाकी एग्जांपल भी इसी तरह हैं। द कार विच कलर इज ब्लू बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। दिस इज हाउस वेयर आई ग्रू अप। द कंसर्ट विच टुक प्लेस लास्ट नाइट वॉज अमेजिंग। कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू द पर्सन whom you mentioned in your email। Exercise C, fill in the reflexive pronouns in the given sentences। reflexive pronouns को हमने डिस्कस किया था कि ये दोबारा हमें सब्जेक्ट की तरफ, जो मेन सब्जेक्ट है उसी की तरफ ये रिफ्लेक्ट करके ले आते हैं। कायद आज़म himself changed the Muslim League from a group of inactive leaders into a powerful and organized political party। कायद आज़म ये हिमसेल्फ हमें किसकी तरफ लेके जा रहा है? दोबारा कायद आज़म की तरफ लेके जा रहा है। द चिल्ड्रन कैन ड्रेस दैमसेल्व्स विदाउट एनी हेल्प। ये जो दैमसेल्व्स है ये हमें दोबारा चिल्ड्रन की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, या जो दैमसेल्व्स है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? चिल्ड्रन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आफ्टर द गेम ही हिमसेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन द विक्ट्री। गेम के आखिर में उसने अपने आप को तसल्ली दी या कॉन्ग्रेचुलेट किया। We taught ourselves how to ride a bike। हमने अपने आप को या हमने खुद सीख लिया कि बाइक को कैसे चलाते हैं। It is your sacred duty to look after the poor yourself and serve them। Please introduce yourself to the new neighbors। Choose the correct डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी खास बंदी के लिए ना हो बल्कि तमाम के लिए या सब के लिए अगर हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करें तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। चूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ईच ऑफ द, ऑल ऑफ द टीम नहीं होता, और इसी तरह नाइदर ऑफ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तमाम लड़कियों ने अपने प्रोजेक्ट्स खुद मुकम्मल कर लिए। Complete the sentence with the correct distributive pronoun। Each of the children brought their own lunch to the picnic। Which sentence uses the distributive pronoun? Everybody in the team has their own task। Each of पहले हम वर्ब को देखते हैं। वर्ब क्या है? A verb expresses an action, occurrence or state of being in a sentence। Verbs are essential because they show what the subject does or experiences। वर्ब जो है वो एक्शन को बताता है या किसी चीज़ के होने को बताता है, या स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का वजूद का होना, उसको भी लाजमी नहीं है कि वर्ब जो है वो हमेशा किसी काम को या एक्शन को ज़ाहिर करे, वो कुछ और चीज़ों को भी वो ज़ाहिर कर सकता है किसी सेंटेंस में। वर्ब जो है वो इसका टेंस में बहुत बड़ा रोल है, आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मेन वर्ब को देखते हैं। द प्राइमरी वर्ब दैट शोज़ द मेन एक्शन और स्टेट इन द सेंटेंस, जो किसी एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को किसी जुमले में बताता है। एग्जांपल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। सिंग्स एक वर्ब हो गया, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। वर्ब दैट असिस्ट द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। ये मेन वर्ब को असिस्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं टेंस या मूड या वॉइस को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ ईटन डिनर। हैज़ इज़ हेल्पिंग वर्ब, ईटन इज़ मेन वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो एक्शन, जिसमें एक्शन पास होता है, आगे ट्रांसफ़र होता है। ही किक्स अ डो, उसने, ही किल्स अ डो, उसने डो को मार दिया। अब यहाँ डो जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे किल्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि ये जो एक्शन को किसने रिसीव किया, एक्शन को डॉग ने रिसीव किया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसमें डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता। ही लाफ्स हैप्पीली, उसने वो ज़्यादा खुशी से हंसा। अब लाफ्स जो है इसके लिए कोई आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस है लाफ्स को रिसीव करने के लिए आगे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक्सरसाइज को देखते हैं। अंडरलाइन द ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस, लेबल दैम एज
ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन द मिड एयर। अब ये जो हेल्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन द मिड एयर। अब ये जो हेल्ड है ये वर्ब है, इसको किसने रिसीव किया? कॉफी पॉट ने। तो इसलिए इसके लिए ये क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इस वर्ब को रिसीव करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। ही डिप्स हिज फिंगर इन द मिल्क, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब डिप वर्ब हो गया, इस चीज़ को किसने रिसीव किया? फिंगर्स ने, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ने। और इसी तरह इट्स लेग्स हंग लिम्पी। इट्स लेग्स हंग, उसकी टांगें लटकी रहीं। कहाँ लटकी रहीं, किस तरह लटकी रहीं? आगे कोई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको रिसीव करने के लिए कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। द रिवर्स फ्लोज जेंटली थ्रू द वैली। द रिवर्स फ्लोज जेंटली थ्रू द वैली। अब इसमें जो फ्लोज है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसको रिसीव करने के लिए आगे वैली मौजूद है। सॉरी, इसको दोबारा देखते हैं। द रिवर फ्लोज जेंटली थ्रू द वैली। फ्लोज यहाँ पे क्या है हमारे पास? वर्ब है। इज इंट्रांजिटिव बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए रिक्वायर्स थ्रू द वैली, वैली में से गुजरा, वैली के ऊपर तो नहीं ना गुजरा, तो इसके लिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको फ्लो को जाहिर करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। जॉर्डी स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। स्लिप्ड और वेंट यहाँ पे वर्ब हैं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। किस तरह इंट्रांजिटिव वर्ब हैं? बोथ स्लिप्ड एंड वेंट आर इंट्रांजिटिव वर्ब एज दे डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मौजूद नहीं हैं। ही रोज स्लोली, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ग्रामर एक्सरसाइज बी, चूज करेक्ट ऑप्शंस। व्हाट इज द ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस? द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों है? क्योंकि इसके लिए आगे कॉन्सेप्ट मौजूद है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। और इसी तरह द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये जो है ना इसका सबसे मेन क्राइटेरिया है ट्रांजिटिव वर्ब का। द शेफ बेक्ड डिलीशियस केक। द ट्रांजिटिव वर्ब इज बेक्ड, उसने एक अच्छा केक पकाया। तो बेक क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। इसको रिसीव करने के लिए कुछ मौजूद है? नहीं है, बिल्कुल मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद है? केक मौजूद है। तो केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आइडेंटिफाई द इंट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस। द फ्लावर्स ब्लूम्ड। फ्लावर्स ने ब्लूम किया, ब्लूम वर्ब है, लेकिन इसके लिए कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स नेवर हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके लिए कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए। द कैट स्लेप्ट ऑन द विंडोज सिल फॉर आवर्स। द इंट्रांजिटिव वर्ब इज स्लेप्ट। कैट स्लेप्ट, अब उसने स्लेप्ट, कैट स्लेप्ट, ठीक है। Slept is an intransitive verb because it does not need a direct object to complete its meaning. The action is complete with just slept. सोना ही इस काफ़ी है सोने के लिए, और कुछ इस्तेमाल करना इसके मीनिंग को इजाफा देना लाजमी नहीं होता। एक्सरसाइज नंबर सी, मेक सेंटेंसेस विद ईच टाइप ऑफ द वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए बनाना है। शी गेव हिम अ गिफ्ट, उसने गिफ्ट दी, किसको दी? हिम, उसको दे दी गिफ्ट। तो हिम मौजूद है, किसके लिए? गेव के लिए मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है द बेबी क्राइड लाउडली। बच्चे ने ज़ोर से चीख मारी या ज़ोर से रोना शुरू किया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके लिए नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के लिए बनाना है। ही हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। कंप्लीटेड मेन वर्ब है, ये उसका असिस्टिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब द स्काई इज क्लियर टुडे। मेक सेंटेंसेस यूजिंग मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ये एक एक्सरसाइज है। मेन वर्ब शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को ख़त लिखा।
हेल्पिंग वर्ब, दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से इंतज़ार करते रहे हैं। हैव लग्जरी या हेल्पिंग वर्ब है। मेन एंड हेल्पिंग वर्ब कंबाइंड, दोनों को हमने मिला के लिखना होता है। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। विल इज हेल्पिंग वर्ब इंडिकेटिंग फ्यूचर टेंस, while go is the main verb. Helping verb in a negative sentence, he has not finished his homework. ये राइटिंग के लिए एक टास्क था, इसको भी कंप्लीट करना है। और व्यू ऑफ टेंसेस, टेंसेस क्या हैं आप बचपन से पिछली क्लास में पढ़ के आ गए हैं। In English grammar, tenses indicate the time of an action or state expressed by a verb. The main categories covered are present tense, past tense and future tense. Tense का मतलब है ज़माना की जो निशानदेही है। वर्ब में ज़माने की जो निशानदेही है वो माजी का ज़माना हो, मुस्तकबिल हो या हाल हो। तो 3 बड़े कैटेगरीज हैं, हाल, माजी और मुस्तकबिल। प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, ये इसके टाइप्स हैं। अफर्मेटिव का मतलब है बयानिया जुमला, नेगेटिव का मतलब है कि ऐसा जुमला जिसमें काम का ना होना या बयान किया गया हो, और इंटरोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले। इनकी स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। पहले सब्जेक्ट लगेगा, बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लगाएं तो फिर इस्तेमाल करें ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट को, तो इसमें जुमले को समझना ज़्यादा आसान होगा। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव जुमलों में होता यह है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होगा, और इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरोगेटिव जुमला हो तो उसमें डू या डज पहले इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमने देखना यह है कि डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करना है, क्योंकि ये बहुत एक ब्लंडर है जो लोगों को समझ नहीं आता होता स्टूडेंट्स को। डू का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जब जो सब्जेक्ट है वो यू हो या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो, ठीक है। जो बोलने वाला हो या जिससे बात हो रही है वो दोनों अगर सब्जेक्ट हो तो डू आएगा। डज कहाँ पे आएगा, जब किसी तीसरे शख्स की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही हो, तब डज का इस्तेमाल करेंगे। अब शी गोज़ टू स्कूल, अब इसमें गोज़ के साथ es आया है, इसलिए आया है कि जो शी है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तीसरे शख्स की बात हो रही है। ना बोलने वाला अपनी बात कर रहा है, ना जिससे बोला जा रहा है, जो सुनने वाला हो सामने, ना उसकी बात हो रही है, बल्कि किसी तीसरे शख्स की बात हो रही है। दैट्स वाई गोज़ का इस्तेमाल आया है। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, डज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव जुमला हो जाएगा, और अगर डज़ को सबसे पहले लगाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा तो इंटरोगेटिव जुमला है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम देखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आई का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, और इसी तरह ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है मानों को क्लियर करने के लिए, जुमले को पूरी तरह समझाने के लिए। नेगेटिव जुमला जब बनाएंगे तो इज एम आर के बाद नॉट आएगा, और अगर इसी तरह इंटरोगेटिव हो गया तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लगाएंगे, इज एम आर को पहले लगाएंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये आपका सवालिया जुमला होगा। एग्जांपल है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है। इज़ शी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव आएगा, और इसके बाद वर्ब की जो सेकंड पोजीशन है वो इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, और इसी तरह ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट अगर है तो कोई वो लगाएंगे ताकि मानों में मज़ीद माने वाज़ेह हों। अगर नेगेटिव जुमला बनाना हो तो हैज़ हैव के बाद नॉट, इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हैज़ या हैव को पहले लगाएंगे। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है। शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुकी है। हैज़ शी गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, स्ट्रक्चर इसका पहले देखेंगे। अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें बयानिया जुमला होता है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव के साथ बीन लगेगा,
और इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, का मतलब है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, और इसके साथ अगर सिंस फार है तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, पहला जुमला देखते हैं, द स्टूडेंट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। फार का इस्तेमाल आया है, इसमें हम आपको फार और सिंस दोनों का इस्तेमाल समझाएंगे कि फार कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सिंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे। द स्टूडेंट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, स्टूडेंट 3 घंटों से पढ़ रहे हैं। अब जहाँ पे वक्त का तयन ना हो 3 घंटों से, अब वो 3 घंटे कहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, कहाँ तक खत्म हो गए हैं, इस चीज़ का हमारे पास तयन नहीं है, इसलिए हम फार का इस्तेमाल करेंगे। द स्टूडेंट हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, बच्चे 3 घंटों से नहीं पढ़ रहे हैं। हैव द स्टूडेंट्स बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, क्या बच्चे 3 घंटों से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने फार का इस्तेमाल किया। अगर हम यहाँ पे कहें कि बच्चे 2 बजे से पढ़ रहे हैं, फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट होने का पता है। तो हम क्या कहेंगे, द स्टूडेंट हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 PM, बच्चे 2 बजे दोपहर 2 बजे से पढ़ रहे हैं। अब सिंस का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि हमें टाइम का तयन, हमें वक्त का तयन पता है, हम वक्त का तयन कर सकते हैं इसमें। ग्रामर ए एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। फैसल वेक्स अप every morning. Faisal is waking up with excitement. He offers Fajr prayer. He recites the Quran. He goes to the kitchen. He prepares breakfast. इनमें हमने तमाम जुल्मों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, ही इज़ गेटिंग ड्रेस्ड, वो कपड़े पहन रहा है या लिबास जेब तन कर रहा है। ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फैसल हैज़ प्लान्ड अ बिजी शेड्यूल, प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज़ वर्क हार्ड सिंस चाइल्डहुड, वक्त का तयन है बचपन से, बचपन से वो सख्त मेहनत करता रहा है। ही हैज़ बीन स्टडीइंग फर्स्ट फॉर 5 years, अब इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। नाउ ही इज़ द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, यहाँ पे भी जो इज़ है ये होने को बता रहा है, किसी चीज़ का होना। अब वो स्कूल में हेड बॉय है, तो अगर किसी चीज़ का बीइंग ऑफ एग्जिस्टेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं, तब इसके लिए इज़ का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट फॉर ग्रामर एक्सरसाइज बी, ये पूरा पैसेज आपने पढ़ना है, फिर आपने इसमें देखना है कि कौन से जुमले का इस्तेमाल किया गया है, कौन से टेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। पहले आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, आखिर में हमने इसकी सॉल्यूशंस भी आपको बताए हैं। सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस हैं उनका हमने बताया है। आमना वेक्स अप, अब वेक्स अप आया है तो ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह आमना स्टार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। शी टेक्स, टेक्स आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्पेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डेडिकेशन टू हर स्टडीज अर्न्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ड्यूरिंग द स्कूल डे आमना प्रैक्टिसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी हेल्प्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी पार्टिसिपेट। इसी तरह ये आपने देखना है, ये इसलिए सारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए हैं क्योंकि इनमें वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ है। एस का इजाफा इनमें इसलिए हुआ इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है डूअर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको पता है आईएनजी का इस्तेमाल होगा। हमने स्टडीइंग, स्टडीइंग आया है तो और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इसी तरह इवनिंग अप्रोचेज, शाम आ रही है, इसका मतलब शाम आ रही है। तो ये चूँकि ये प्रेजेंट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ है, लेकिन इसकी जो मानी हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह कंटिन्यूस की हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ अर्नड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। शी हैज़ बीन लर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सिर्फ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, शी हैज़ बीन लर्निंग अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये दोनों जो हैं ये हमने गलती से ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट में ऐड किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये टेंस भी और ये भी। जितने हमने ऊपर टेंसेस पढ़े थे उनमें उनको हमने कन्वर्ट करना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म्स में। तो पहला जो जुमला है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडिफिनाइट है तो इसके लिए साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डज का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे जुमले आप इनको देख सकते हैं, ये इसी तरह से हैं। इनको समझने के लिए ज़्यादा कंटिन्यूस टेंस को हम देख लेंगे। शी हैज़ बीन लर्निंग अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सीखता आ रही है। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग, वो नहीं सीखता आ रही है। हैज़ शी बीन लर्निंग, क्या वो सीखती आ रही है। ग्रामर एक्सरसाइज सी, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी हैज़ ऑलरेडी ईटन लंच, आई ऑलवेज हैव ड्रीम्ड ऑफ यूजिंग वन। हैज़ का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड कंजक्शंस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या हैं कि ये आपकी जुमले में फ़्लो पैदा करते हैं। आपकी जो आप जो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसमें ये जुमलों को वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं और उसमें एक फ़्लो पैदा होता है, एक बहाव होता है। इसकी एग्जांपल हाउ एवर, देयर फोर, मीन वाइल एंड इन एडिशन। इसी तरह कंजक्शंस हैं, ये भी अल्फाज को जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। एक्सरसाइज है शी वांट टू गो पार्क, हर फ्रेंड्स प्रीफर्ड हाइकिंग। वो पार्क जाना चाहती है जबकि उसके फ्रेंड क्या प्रेफर करते हैं, हाइकिंग प्रेफर करते हैं। तो उनके दरमियान बट लगाएंगे क्योंकि ये दो जो जुमले हैं एक दूसरे के मुतजाद हैं। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, सब स्टूडेंट वर कंफ्यूज्ड। टीचर ने लेसन को इस्तेमाल किया और अभी तक बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। कैन यू स्टडी नाउ, यू कैन रिलैक्स एंड डू इट लेटर। कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल होगा, या तो अभी आप पढ़ना चाहेंगे या थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहेंगे। द कार ब्रोक डाउन, दे हैड टू कॉल फॉर असिस्टेंस। द कार ब्रोक डाउन सो दे हैड टू कॉल फॉर असिस्टेंट। इसलिए, सो का मतलब यहाँ पे इसलिए है। उसी तरह यहाँ पे हम बट का इस्तेमाल करेंगे। द मूवी वॉज एंटरटेनिंग बट द प्लॉट वॉज बिट प्रिडिक्टेबल। मूवी तो एंटरटेनिंग थी लेकिन जो उसका जो प्लॉट है, कहानी का जो अंदाज है चलने का, वो प्रिडिक्टेबल था, मतलब लोगों को पता था कि आगे जाके क्या होना है। आई ट्राई टू फिनिश माई होमवर्क अर्ली, आई स्टिल फील स्ट्रेस। अगरचे मैंने अपना होमवर्क कर लिया लेकिन अभी भी मैं स्ट्रेस फील करता हूँ, परेशानी महसूस करता हूँ। यहाँ पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को पहले हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये देखेंगे, फिर इंशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, पास्ट हैबिट आर रूटीन्स, सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स। ऐसे काम जो माजी में मुकम्मल हो चुके हों, माजी के जो आदत हैं या रूटीन हैं वो, और इसी तरह जो माजी में वाक़यात गुजरे हैं उनको बयान के लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट इस्तेमाल होगा, चूँकि डू का सेकंड फॉर्म डिड है। जब डिड आएगा तो फिर दोबारा जो है ना वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसके बरक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे डिड लगेगा तो फिर सब्जेक्ट, और इसी तरह बेस फॉर्म का मतलब पहली वर्ब की पहली हालत है। एग्जाम्पल देखेंगे, शी ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, वो स्कूल से निकल गया, ड्रॉप्ड आउट। अब यहाँ ड्रॉप की सेकंड फॉर्म है वो ड्रॉप्ड है। दे डिड नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स एट अ प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए इस्तेमाल नहीं की क्योंकि हमने यहाँ पे डिड नॉट इस्तेमाल किया, ये वर्ब की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो दोबारा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। डिड यू टेक द ट्रेनिंग, क्या तुमने ट्रेनिंग ली, यहाँ पे डिड पहले आया है तो ये सेकंड फॉर्म है, दैट्स वाई यहाँ पे हम दोबारा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्शन हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, माजी में किसी ख़ास वक्त में कोई काम जब चल रहा होगा तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इंटरप्टेड एक्शन, ऐसे काम जो पहले हो रहे थे फिर उनको मौखर कर दिया गया या उनको रोक दिया गया हो। पैरेलल एक्शन इन द पास्ट, माजी में जो काम एक साथ चलते आ रहे थे उनको ज़ाहिर करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए भी इस टेंस का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे, बयानिया जुमले के लिए अफर्मेटिव, डेक्लेरेटिव या बयानिया एक ही जुमला होता है। सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद जब कोई चीज़ एक होगी तो उसके लिए वाज आएगा, ज़्यादा होंगे तो उसके लिए वर आएगा। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट आएगा, वाज वर के साथ नाट आएगा और बाकी हालत सेम रहेगी। इंटरोगेटिव के लिए वाज वर को पहले लगाएंगे, बाकी हालत वही रहेगी। एग्जाम्पल हैं इनकी, आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर एट 6 PM येस्टरडे, कल मैं 6 बजे डिनर की तैयारी कर रहा था। क्योंकि आई है इसलिए आई के साथ वाज लगेगा। दे वर नॉट वाचिंग टीवी व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा वो टीवी नहीं देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा हैं, दे के साथ वर लगेगा। वाज शी रीडिंग अ बुक लास्ट नाइट, क्या कल वो किताब पढ़ रही थी। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। Past perfect tense, an action that was completed before another past action, माजी में दो काम हो रहे थे या हो चुके थे, उनमें से एक काम जब पहले होता है उस काम को जाहिर करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्रेस काज और रीज़न फॉर अ पास्ट इवेंट, माजी में किसी काम का या किसी इवेंट की क्या वजह थी, उस वजह को बताने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रक्चर देखेंगे, बयानिया जुमले के लिए सब्जेक्ट, हैड और इसी तरह वर्ब की तीसरी हालत के साथ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जुमलों के लिए सब्जेक्ट आएगा, हैड नॉट और बाकी सिचुएशन इसकी सेम रहेगी। इसी तरह इंटरोगेटिव के लिए हैड पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की तीसरी हालत और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई अराइव, जब मैं पहुंचा वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। अब जब मैं पहुंचा पहला काम, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था, दो काम है। जब मैं पहुंचा वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। दे हैड नॉट सीन द मूवी बिफोर येस्टरडे, कल से पहले मतलब कल तक उन्होंने ये मूवी नहीं देखी थी। हैड यू मेट हिम बिफोर द पार्टी, क्या तुम पार्टी से पहले उनसे मिल चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस shows that an action was ongoing up to a specific time in the past। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होगा कि माजी में एक काम हो रहा था, माजी में दो काम थे, एक काम से पहले एक काम जारी था, एक काम से पहले दूसरा काम जो जारी था उसको जाहिर करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन ऑफ अ पास्ट एक्शन बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन टुक प्लेस, ऐसा काम कि दो काम हो रहे थे, पहले काम का जो दौरानिया है उसको जाहिर करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एम्फासिस द प्रोसेस और एक्टिविटी इन द पास्ट, माजी में कोई काम हो रहा था तो उस काम के प्रोसेस को और उसकी तरकीब को जाहिर करने के लिए या उस पर जोर देने के लिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रक्चर देखें इसका, अफर्मेटिव या बयानिया जो जुमला है, सब्जेक्ट है, हैड बीन आएगा और इसके साथ वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी। सिंस फार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और उसके साथ वक़्त का इस्तेमाल भी किया जाएगा। नेगेटिव जुमले बनाने के लिए सेम सिचुएशन है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फार, सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा या फार का, और इसी तरह टाइम का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उस काम की मुकम्मल तयन की जा सके। शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours बिफोर लंच, खाना खाने से पहले या खाने से पहले वो 2 घंटे से काम कर रहा था। दे हैड नॉट बीन वेटिंग लॉन्ग व्हेन द बस अराइव्ड, जब बस पहुंची तो वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर रहे थे, मतलब बस पहुंचने तक वो ज़्यादा उनको टाइम नहीं गुजरा था। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्ज़ाम, क्या इम्तिहानात से पहले आप 3 घंटे पढ़ते रहे थे।
organize sentences based on tenses and convert into negative and interrogative forms. Rahima dropped out of school, past simple है. She was weaving carpet when I called her, past continuous है. यहाँ पे कुछ जुमले बनाए गए हैं, दिए गए हैं. हमने उन जुमलों को क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है उनकी नेगेटिव या इंटरोगेटिव हालत में. दोनों हालतों में हम इनको कन्वर्ट करेंगे. पास्ट टेंस है, रहीमा ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल. नेगेटिव फॉर्म इसकी क्या बनेगी, रहीमा डिड नॉट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल. इंटरोगेटिव, डिड रहीमा ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल. पास्ट कंटिन्यूअस, शी वाज वीविंग कारपेट व्हेन आई कॉल्ड हर. शी वाज नॉट वीविंग कारपेट व्हेन आई कॉल्ड हर. इंटरोगेटिव, वाज शी वीविंग कारपेट व्हेन आई कॉल्ड हर. Exercise B. Fill in the blanks with the correct form of verbs in the past continuous tense. Yesterday at 6, I was preparing dinner. My father was reading a novel when I was watching TV. We were talking about our school when he came in. The kids were playing in the garden when it suddenly started to rain. Most of the time, we were sitting in the park. Exercise C. Complete sentence by using answers from the box verbs in past tense form. Box words: created, made, produced, was, watched, were, gave. During my last holiday, I had created a lot of handicrafts. I watched tutorials, videos, and read many blogs. My parents gave me money to buy materials. My siblings and I made papers craft from newspapers. The last activity was sewing. We produced many useful things. Correlative conjunctions, इनको हम देखेंगे कि यह क्या चीज़ है. Correlative conjunctions are pair of words that work together to join equal parts of sentence, such as two nouns, verbs, adjectives or clauses. Conjunctions ऐसे अल्फाज की जोड़ियां हैं जो एक साथ काम करते हैं और ये जुमले के दो बराबर हिस्सों को, दो नाउन हों, दो वर्ब हों या दो एडजेक्टिव हों या दो क्लासेस हों, उनको आपस में मिलाने के लिए या उनके दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी. दे शो रिलेशनशिप लाइक चॉइस, कॉन्ट्रास्ट, एडिशन और काज एंड इफेक्ट. ये हमें ताल्लुक़ को बताएंगे. कौन सी ताल्लुक़ के दो चीज़ों के दरमियान अगर आपने चॉइस करना हो तो वो उनको बताने के लिए या डिफरेंस बताने के लिए, और दो चीज़ों को मज़ीद एक साथ पैरेलल ले जाने के लिए एडिशन का इस्तेमाल करेंगे और काज और इफेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए कोरिलेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा. कॉमन पेयर इंक्लूड बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो एंड वेदर आर. ये कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल की जाती हैं. Using correlative conjunction help make sentence clearer and more balanced by linking ideas effectively. Correlative conjunction हमारी मदद करते हैं सेंटेंस को मज़ीद वाज़े बनाने के लिए और उनको स्मूथली ले जाने के लिए. ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल की जाती हैं. Complete each sentence by filling in the blanks with the appropriate correlative conjunction. She is both intelligent and beautiful. वो ज़हीन भी है और ख़ूबसूरत. Both and को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है एक ही जुमले में. I will either go for a hike or stay home and watch TV. या तो मुझे बाहर हाइक के लिए बुलंदी पर चढ़ने के लिए जाना होगा या फिर मैं टीवी देखूंगा. Either or. Jerry is neither rich nor famous. Jerry ना तो अमीर है और ना ज़्यादा मशहूर. He is not only smart, वो ना सिर्फ ज़हीन है but also very funny, बल्कि वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी है. तो neither nor, not only but also को भी एक जुमले में बार बार इस्तेमाल किया जाता है. इनको याद रखना और इनको यूज़ करना बहुत लाजमी है. Would you rather go shopping or spend the day at beach? क्या आप शॉपिंग के लिए जाएंगे या फिर आप बीच दिन गुजारने के लिए जाएंगे. It is a custom in the south to build a small house near the homestead as an annex not only for beauty but also utility. साउथ में ये
रिवाज है कि आपने घर के साथ एक एनेक्स बनाना है, ना सिर्फ घर को खूबसूरत बनाने के लिए बल्कि आपने उसको इस्तेमाल में भी लाना है, इस्तेमाल के लिए भी यूज़ करना है। Use the following correlative conjunction in your own sentences. Not only but also. She is not only a talented singer but also a skilled dancer. Either or. You can either study now or finish your homework later. Neither nor. She is neither going to the party nor staying at home. ना तो वो पार्टी जा रही है, ना तो वो पार्टी जा रहा है और ना वो घर पे रह रहा है। Both the teacher and the students enjoyed the field. टीचर्स और स्टूडेंट्स सब ने फील्ड ट्रिप को एंजॉय किया। वेदर आर, आई डोंट नो वेदर आई विल ट्रेवल बाय